चंद साम्राज्य में दीपचंद का संरक्षक शिवदत्त जोशी था, इसीलिए इसे कुमाऊं का बैरम खां भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष रावत है। मैं PR के स्टडी पॉइंट में सीनियर फैकल्टी हूँ। दोस्तों, हम चंदवंश पढ़ रहे थे। चंदवंश में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने 53 जो नंबर का शासक था जगत चंद, उसको पढ़ा था। जो जगत चंद था कि किस तरह उसके काल को चंदवंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और उसके अलावा जगत चंद चंदवंश में पहला शासक होता है जो जुआरियों पर कर लगाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो चंद शासक जगत चंद होता है वो जो मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम उसका समकालीन होता है और जगत चंद बहादुर शाह प्रथम को कुछ भेंट भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, जगत चंद के बाद अब जो चंदवंश था उनका अवनति काल स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जगत चंद के बाद चंदवंश में धीरे धीरे अयोग्य शासक आने प्रारंभ हो जाते हैं और जो चंद साम्राज्य था उसका विघटन होना प्रारंभ हो जाता है। तो आज के क्लास में हम देवी चंद से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जगत चंद के बाद जो 54वें नंबर का शासक बनता है वो देवी चंद बनता है। देवी चंद केवल 6 साल तक ही शासन करता है। 1720 में ही राजगद्दी पर बैठता है और 26 में राजगद्दी से हटा दिया जाता है, या इसकी 26 में इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, देवी चंद के बारे में देखें अगर, तो देवी चंद को चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। इसको चंद वंश में बहुत सारी उपाधियाँ दी गई हैं। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर इसी को ही चंदवंश का रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। रंगीला बादशाह। दोस्तों, जिस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा शासक था, लेकिन जो उसके द्वारा नीतियां चलाई गई वो कोई भी नीति सफल नहीं हो पाई, वैसे ही जो देवी चंद था, देवी चंद के द्वारा भी कुछ ऐसे कार्य किए गए जिसके लिए उसे चंदवंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। इनके साम्राज्य में एक स्थान था हवालबाग। इसने क्या किया कि हवालबाग में कहा गया कि हवालबाग में जो पेड़ हैं उनको ठंड लग रही है, जिसके कारण उन्हें वस्त्रों से ढक दो। इस तरह से इसने योजना चलाई। उसके अलावा इसने हवालबाग में एक जगह थी, उसका नाम श्रीनगर रख दिया। जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि चंद शासकों का, जब वो चंद शासक राजा बनते थे तो उनका पहला कार्य होता था कि वो गढ़वाल पर आक्रमण करते थे। काफ़ी लंबे समय से ये वाली रीति इनके यहाँ चली आ रही थी। अब देवी चंद ने श्रीनगर पर आक्रमण तो नहीं किया, लेकिन उसने हवालबाग के एक स्थान का नाम ही श्रीनगर रख दिया और उसमें बड़ी खुशी मनाने लगा कि हमने बिना किसी खून खराबे या युद्ध के श्रीनगर को जीत लिया है। ये इसके द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई। इसके अलावा जो ये देवी चंद था, देवी चंद के जो साम्राज्य में कुछ व्यक्ति रहे होंगे या जो इसके उच्चाधिकारी थे साम्राज्य में, तो उन्होंने देवी चंद को बहकाया कि वो देवी चंद जो है वो साम्राज्य में अपनी संपत्ति को बांटे, अर्थात जो उच्च सैनिक थे उन्हें अपनी संपत्ति बांटे, जिसके बाद वो कुमाऊं का विक्रमादित्य बन सकता है। अर्थात कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने के लिए इसने अपने राजकोष को लगभग खाली कर दिया था। अगर हम विक्रमादित्य की बात करें तो विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती है। भारतीय इतिहास में लगभग 20 से 21 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, लेकिन उनमें से केवल एक ही कामयाब हो पाया, जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय भारतीय इतिहास में सबसे मुख्य विक्रमादित्य यही माने जाते हैं। तो इन्हीं की तर्ज पर जो देवी चंद था वो भी कुमाऊं का विक्रमादित्य बनना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने राजकोष से बहुत सारे दान दक्षिणा जो उसके पुरोहित या साम्राज्य में जो उच्च सेनापति या अधिकारी रहे होंगे उनमें बांटने शुरू किए, जिससे वो विक्रमादित्य तो नहीं बना, लेकिन उसका जो राजकोष था वो धीरे धीरे खाली होने लगा। तो एक उसने ये कार्य किया। उसके अलावा कुछ जो उसकी योजनाएं थी वो भी विफल हुई, जिसके कारण इसे रंगीला बादशाह या मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। उसके अलावा जैसे दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो अपने रियासत में इसके यहाँ उच्च सेना अधिकारी थे या फिर जो इसके पुरोहित थे, उनके बहकावे में आकर इसने बहुत सारा धन व्यर्थ कर दिया था या राजकोष खाली हो गया था इसका। वैसे ही ये एक व्यक्ति था जिसका नाम था दाऊद खां। ये देवीचंद है वो एक मुस्लिम व्यक्ति दाऊद खां को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करता है और ये दाऊद खां देवीचंद को झूठा दिलासा देता है कि हम मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर सकते हैं, जबकि अगर वास्तविकता देखा जाए तो जो चंदवंश था एक छोटी सी जगह पर सिमट के रह गया था और जो मुगल था वो पूरे भारत पर अधिकार कर रहा था। चंदों की सेना कहीं भी मुगलों के सामने नहीं टिकने वाली थी, लेकिन इस दाऊद खां के बहकावे में आकर के देवीचंद मुगलों पर आक्रमण कर देता है।
लेकिन वहां पर आक्रमण करने से पहले ही दाऊद खान देवीचंद को छोड़ करके भाग जाता है, जिसके कारण देवीचंद को अपना वो अभियान भी छोड़ करके वापस आना पड़ता है। उसके अलावा दोस्तों इसके शासनकाल में 2 अधिकारी रहते थे या 2 व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम था, एक का नाम था मणिकमल, दूसरे का नाम था पूरणमल। दोस्तों ये दोनों के मध्य में पिता और पुत्र का संबंध था, मतलब कि जो ये मणिकमल था ये पिता था किसका, पूरणमल का। तो इनको साम्राज्य में उच्च स्थान प्राप्त था, जिसके कारण ये साम्राज्य में हस्तक्षेप करने लगे थे। और इन्हीं दोनों को उत्तराखंड के इतिहास में गैड़ागर्दी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि जब ये साम्राज्य में हस्तक्षेप करने लगे तो उसको गैड़ागर्दी के नाम से जाना गया। और पूछा जाता है अगर कि गैड़ागर्दी किस चंद शासक के कार्यकाल में प्रारंभ हुई, तो आंसर होगा देवीचंद। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर के देवीचंद की हत्या कर दी थी और हत्या हुई 1726 ईस्वी में। दोस्तों देवीचंद के बाद जो अगला शासक बनता है वो होता है अजीत चंद। अगर हम अजीत चंद की बात करें तो 2 व्यक्ति शासन पर बिठाते हैं, जिनमें एक का नाम होता है मणिकमल और दूसरे का नाम होता है पूरणमल, जो कि हमने इससे पहले देवीचंद के कार्यकाल में भी पढ़ चुके हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको जानते हैं हम गैड़ागर्दी। इनके शासन को या इनकी हस्तक्षेप की नीति को गैड़ागर्दी के नाम से जाना जाता है। तो देवीचंद की हत्या करने के बाद पूरणमल और मणिकमल अजीत चंद को अगला शासक नियुक्त करते हैं। तो ये अजीत चंद था जो ये नाम मात्र का शासक था, वैसे जो वास्तविक सत्ता थी वो इन दोनों पिता पुत्र के हाथों में थी। इसीलिए अजीत चंद को मणिकमल और पूरणमल के हाथों की कठपुतली भी कहा जाता है। तो दोस्तों इससे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है इन दोनों से कि गैड़ागर्दी किसके काल में उद्भव होती है, तो आंसर आएगा देवीचंद। गैड़ागर्दी सर्वाधिक किसके काल में थी, तो आंसर आएगा अजीत चंद। इसके काल में पूरी की पूरी शक्तियां इन दोनों पिता पुत्र के हाथों में थी। और उसके बाद इनके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि जो इसका पुत्र था पूरणमल, कुछ लोगों के अनुसार पूरणमल और अजीत चंद की जो पत्नी थी उनके बीच में कुछ संबंध स्थापित हो जाते हैं। और इस बात का पता जब अजीत चंद को चलता है तो जब अजीत चंद को इस बात का पता चल जाता है तो ये दोनों मिलकर के इस अजीत चंद की हत्या कर देते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के द्वारा ही अजीत चंद को शासक बनाया जाता है और इन दोनों के द्वारा ही अजीत चंद की हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों जो अजीत चंद था उसके बाद अगला शासक 56वें नंबर का बनता है कल्याण चंद चतुर्थ। जो इसका टाइम पीरियड था वो 1729 से और 1747 तक था। अगर हम कल्याण चंद की बात करें तो ये जो कल्याण चंद था ये चंदों की मुख्य शाखा से नहीं था, क्योंकि जो अजीत चंद था, अजीत चंद के जो बेटा था उसकी हत्या जो गैड़ागर्दी मतलब मणिकमल और पूरणमल है उनके द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद उसका कोई वारिस नहीं रहता है। तो चंद जो वंश की जनता थी वो गैड़ागर्दी या उन दोनों से परेशान होकर के, अब जब उनका कोई वारिस नहीं था तो उन दोनों से परेशान होकर के ये इस तरह से ढूंढते हैं कि पिछला किसी न किसी चंद शासक का कोई न कोई वारिस कहीं पर रह रहा हो। तो उनकी खोज पूरी होती है डोटीम जो कि नेपाल में पड़ता था, वहाँ पर जाकर वहाँ पर चंदों की पिछली शाखा या जो पुराने शासक होते हैं उनका कोई दूर का रिश्तेदार होता है जिसको कि वो कल्याण चंद चतुर्थ के नाम से राजगद्दी पर बिठाते हैं। तो जब वहाँ की जनता मतलब कुमाऊं की जनता कल्याण चंद को राजगद्दी पर बिठाती है तो जो ये कल्याण चंद होता है ये राजगद्दी पर बैठते हुए सबसे पहले गैड़ागर्दी को ख़त्म कर देता है, मतलब कि ये मणिकमल और पूरणमल की हत्या करवा देता है। इस तरह से यहाँ पर अब तीसरा क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम इन तीनों की बात करें, इनके संबंध में अगर गैड़ागर्दी का क्वेश्चन आता है तो देवीचंद से पूछा जा सकता है कि गैड़ागर्दी का उद्भव किसके काल में हुआ, तो आंसर आएगा देवीचंद। गैड़ागर्दी किसके काल में अपने चरम पर थी, तो आंसर आएगा अजीत चंद। और तीसरा क्वेश्चन कि गैड़ागर्दी किसके काल में समाप्त हो जाती है, तो आंसर आएगा कल्याण चंद चतुर्थ। तो अगर कल्याण चंद चतुर्थ को देखें तो ये डोटी में रहता था और वहाँ पर एक पशुचारक था। ये
मतलब एक आम इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कुमाऊं की जनता या फिर कुमाऊं के कुछ उच्चाधिकारी इसको ढूंढ करके लाते हैं और कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठा देते हैं। कहा जाता है ये अनपढ़ था, तो इसे लगता था कि जिस तरह से कुमाऊं के लोग इसको कहीं से ढूंढ करके कुमाऊं की जो गद्दी है वो सौंप देते हैं, तो इसे लगता है कि क्यों ना कल के दिन आज इन्होंने मुझे बिठाया है, कल के दिन ये किसी और को बिठा देंगे, जिसके लिए ये जो चंदों की संतान थी या जो चंदों के पुत्र थे उनकी हत्या करवाना प्रारंभ कर देता है, ताकि वो अगले शासक ना बन पाएं या इसको ना हटा पाएं। तो ये चंद पुत्रों की हत्या करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद इसे लगता है, कुछ टाइम बाद इसे रियलाइज होता है कि ये जो कर रहा है गलत कर रहा है, तो ये क्या करता है कि जो चंद शासकों के पुराने दीवान होते थे, मतलब कि जोशी हमने जब पहला शासक पढ़ा था तो उसमें ही हमने पढ़ा था कि चंद शासकों के द्वारा अपना जो दीवान है वो जोशियों को नियुक्त किया गया था। तो ये शिवदत्त जोशी एक व्यक्ति रहता है, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जोशियों में से शिवदत्त जोशी को ये अपना कानून गो नियुक्त करता है, कानून गो। अब दोस्तों एक तरह से वैसे तो हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की नींव पहले ही रखी जा चुकी थी, उसके अलावा जो कानून गो पद था ये राजस्व व्यवस्था से संबंधित होता है। अगर हम वर्तमान में भी उत्तराखंड की राजस्व व्यवस्था देखें तो राजस्व व्यवस्था का सबसे जो छोटा पद है वो पटवारी माना जाता है, और पटवारी के बाद वर्तमान में दूसरा नंबर का जो पद है वो कानून गो पद होता है। ये पटवारी के ऊपर की रैंक का होता है। इसके बाद पटवारी हो गया, फिर कानून गो, फिर तहसीलदार, फिर उपजिलाधिकारी, फिर जिलाधिकारी। ये कुछ राजस्व व्यवस्था की स्टेप है, इस तरह से वो पद बनाए गए। तो यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्व व्यवस्था की नींव भी रखी जा चुकी थी। अब राजस्व व्यवस्था को हम समझें तो इसको हम जो राजस्व व्यवस्था के अधिकारी या लोग होंगे उनके पास मुख्यतः दो काम दिए जाते थे। एक तो वो पुलिस का कार्य करते थे और दूसरा यही लोग कर एकत्रित भी करते थे, टैक्स कलेक्शन का काम भी राजस्व व्यवस्था के अधिकारी करते थे। तो जो कल्याण चंद चतुर था उसने शिवदत्त जोशी को अपना कानून गो नियुक्त किया। दोस्तों उसके अलावा अगर हम देखें कि जो चंद रियासत थी, चंद रियासत के दक्षिणी हिस्से में जैसे हमने पहले पढ़ा था एक रियासत थी जिसका नाम था रोहिलखंड। तो रोहिलखंड के जो शासक होते हैं वो कल्याण चंद चतुर्थ पर आक्रमण कर देते हैं। अब उसके कुछ रीज़न, मतलब उसके कुछ अलग अलग रीज़न इतिहासकारों द्वारा बताए गए हैं। पहला रीज़न तो देवीचंद से बिलोंग करता है कि उसके अनुसार जो देवीचंद था, देवीचंद ने इतना ज़्यादा पैसा अपनी रियासत में या लोगों को दान में दे दिया था कि जिससे आसपास की रियासतों में खबर फैल गई कि चंदवंश में अथाह संपत्ति, उनके पास बहुत सारा पैसा है। एक रीज़न ये माना गया कि उन्होंने वहाँ पर आक्रमण किया। दूसरा रीज़न ये माना गया कि जिस तरह से हमने देवीचंद के कार्यकाल में एक मुस्लिम सेनापति पढ़ा था जिसका नाम था दाऊद खां, तो कुछ लोगों के अनुसार जो दाऊद खां था वो रोहिलखंड रियासत से बिलोंग करता था और देवीचंद ने दाऊद खां की हत्या कर दी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। रीज़न जो भी रहा हो, लेकिन कल्याण चंद चतुर्थ के कार्यकाल में रोहिलखंड के जो शासक होते हैं वो चंद शासन या कुमाऊं पर आक्रमण कर देते हैं। तो उस टाइम पीरियड में कल्याण चंद चतुर्थ के पास ना तो इतनी अच्छी सेना थी, ना ही इसके राजकोष में पैसा था कि वो उन लोगों के साथ युद्ध कर पाए। कुछ टाइम तक ये युद्ध करता है, उसके बाद ये भाग करके गढ़वाल चला जाता है। जब ये गढ़वाल में जाता है तो ये वहाँ के शासक से शरण मांगता है, और वहाँ के शासक थे उस टाइम पर प्रदीप शाह। तो ये कल्याण चंद चतुर्थ प्रदीप शाह से सहायता मांगता है या शरण मांगता है, तो प्रदीप शाह उसकी सहायता करने के लिए हाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब गढ़वाल और कुमाऊं दोनों सेनाएं एक तरफ हो जाती हैं और ये दोनों सेनाएं युद्ध करती हैं रोहिलों के साथ, या जो मतलब कि हम कह सकते हैं रोहिलखंड के व्यक्ति रहे होंगे या सैनिक रहे, उन्हें रोहिला कहा जाता है या रोहिलों कहा जाता है। तो गढ़वाल और कुमाऊं की संयुक्त सेना मिलकर के रोहिलों के साथ युद्ध करती है, लेकिन दोनों की संयुक्त सेना होने के बावजूद जो रोहिलखंड के शासक होते हैं वो विजयी होते हैं और इन दोनों की सेना हार जाती है। अब जब गढ़वाल और कुमाऊं दोनों सैनिक या लोग हार गए, दोनों शासक हार गए, इसका खामियाजा प्रदीप शाह को भी भुगतना पड़ा। कहा जाता है कि प्रदीप शाह के शासनकाल के जो किनारे वाले हिस्से थे वहाँ पर कुछ हिस्सों में रोहिलखंड शासकों ने अधिकार कर लिया था। अब रोहिलखंड के शासकों ने जो कल्याण चंद चतुर्थ था उसके सामने एक शर्त रखी कि युद्ध के मुआवजे के तौर पर जो कल्याण चंद चतुर्थ है वो रोहिलों को 3 लाख रुपए देगा।
लेकिन हमने जैसे पढ़ा है पहले कि देवीचंद ने राजकोष को लगभग पहले ही खाली कर दिया था, तो कल्याणचंद चतुर्थ के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इनको 3 लाख रुपए दे पाए। तो इसके लिए वो दोबारा से प्रदीप शाह से सहायता मांगता है और प्रदीप शाह इसमें दोबारा उनकी सहायता करता है और अपने गढ़वाल के राजकोष से वो रोहिलों को कल्याणचंद चतुर्थ की ओर से 3 लाख रुपए प्रदान करता है और इस तरह से रोहिलों का और जो कुमाऊं के शासक हैं उनके बीच में युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके अलावा जो ये कल्याणचंद चतुर्थ है वो अल्मोड़ा में एक किले का निर्माण करता है जिसको जाना जाता है वर्तमान में चौमहल के नाम से। तो पूछा जा सकता है कि चौमहल का निर्माण किसने और कहाँ पर करवाया, तो किसने करवाया? कल्याणचंद चतुर्थ ने। और कहाँ पर करवाया? अल्मोड़ा में। उसके अलावा जो जिस व्यक्ति को कल्याणचंद चतुर्थ ने अपना कानून गो नियुक्त किया वो था शिवदत्त जोशी। तो जब इसको मतलब कि कल्याणचंद चतुर्थ को लास्ट में ये डर था कि उसके साम्राज्य के जो व्यक्ति हैं उसकी हत्या कर देंगे, तो उस डर से बचने के लिए इसने अपने पुत्र, इसके पुत्र का नाम था दीपचंद, इसने दीपचंद का संरक्षक शिवदत्त जोशी को नियुक्त किया। कल्याणचंद चतुर्थ ने अपने पुत्र दीपचंद का संरक्षक शिवदत्त जोशी को नियुक्त किया, इसीलिए शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है। जिस तरह से मुगल साम्राज्य में अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां था, वैसे ही चंद साम्राज्य में दीपचंद का संरक्षक शिवदत्त जोशी था, इसीलिए इसे कुमाऊं का बैरम खां भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने अभी मतलब 3 शासक पढ़ लिए हैं, जिसमें 54वें नंबर का शासक होता है देवीचंद, जिसे कि कुमाऊं का रंगीला बादशाह, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक और कुमाऊं का वो व्यक्ति जो विक्रमादित्य बनना चाहता है वो देवीचंद को कहा जाता है। उसके बाद 55वें नंबर का जो शासक बनता है अजीत चंद, जो देवीचंद का पुत्र था। इसके टाइम पीरियड में इस तरह से कोई विशेष घटना नहीं घटती है। और जो 56वें नंबर का शासक है वो कल्याणचंद चतुर्थ है। यह ऐसा शासक होता है जिस पर रोहिल्लों का आक्रमण हो जाता है, जिस कारण ये गढ़वाल के शासक प्रदीप शाह से शरण मांगने जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम 56 तक ही पढ़ेंगे और अगली आने वाली वीडियो में हम जो चंद शासक हैं उनको पूरी तरह से पढ़ लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसके रिटर्न का भी रिजल्ट आया है, जिसमें हमारे शिक्षण संस्थान से भी 11+ अभ्यर्थी चुने गए हैं उनको, और उसके अलावा जो अन्य जितने भी उसमें रिटर्न क्वालिफाई कर पाए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो उनका फिजिकल है उसको भी वो अच्छे से कंप्लीट करें और इस फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है इसमें सेलेक्ट हों। उसके अलावा दोस्तों कि जैसे हमें सबको पता है कि आने वाले अभी खनिज सहायक और वीडियो VPTO के एग्ज़ाम हैं जिसके लिए सभी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने भी YouTube पर कुछ वीडियोस डाली हैं जिसमें हमने उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का कुछ हिस्सा पढ़ लिया है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियोस देखें। और उसके अलावा अगर आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लगता है, हमारी क्लासेस समझ में आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।